विविधता है कि सभी जीवों को अधिक वर्ग में बांटा गया क्योंकि जीवों की अधिकता के कारण। तो हमने प्लांट की देखा, प्लांट को कितने भाग में बांटा गया है। प्लांट यानी सभी पेड़ पौधे। तो प्लांट के लिए 5 भाग थे, लोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और एंजियोस्पर्म में से 5 भागों में पौधों को बांटा गया है। अब आगे दिख रहे हैं एनिमलिया ने सभी जीव जंतु। तो पहला इसका भाग है पोरीफेरा यानी सूक्ष्म छिद्र वाले जीव, दूसरा था सीलेंटेटा यानी भार वाले, और तीसरा हम देख रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का मतलब है चपटे फीते जैसी संरचना वाले कृमि जो है वह सभी जीव इसमें आते हैं। कृमि के अंतर्गत जो भी चपटे नुकीले वाले जैसे कि टेप बार में आने जिसको फिर बोला जाता है। तो मनुष्यों की और जंतुओं के हाथों में ये पाया जाता है। फिर जैसी संरचना होती है बिल्कुल चपटा और लंबा। और अगला दिख रहा है नेमेटोडा। तो नेमेटोडा का शरीर जो है बेलनाकार होता है और आगे से नुकीला होता है, ठीक है। और परजीवी होते हैं। परजीवी ने दूसरे जीवों के शरीर में रह के उनसे अपना ही पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कृमि है, अंगूर कृमि है, फाइलेरिया कृमि है आदि, ये सब इनको बोला जाता है। जैसे कि जंतुओं में पाए जाते हैं कुछ, तो परजीवी उन्हीं के आंत में रह के उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अगला है बच्चों एनिलिडा, ठीक है। तो एनिलिडा जो है इनका शरीर द्विपार्श्व सममित और त्रिकोणिक यानी द्विपार्श्व यानी बाएं और दाएं भाग की संरचना समान होती है और 3 कोर वाला यानी आगे से नुकीला होता है। और इनका शरीर जो है वास्तविक अंग शारीरिक संरचना मतलब चलने के लिए पैर भी दिखाई देते, इनमें आँखें सिर वगैरह इनमें सब दिखाई देता है। तो ये शारीरिक संरचना इनमें पाई जाती है और इनका शरीर खंडों में बटा रहता है। एनिलिडा के जीवों का शरीर में खंड खंड पूरे शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि केचुआ है, नैरिस है, जोंक इत्यादि, तो ये एनिलिडा वर्ग में आते हैं। अगला है बच्चों आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कहलाता है और इनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। द्विपार्श्व में दाएं बाएं भाग की संरचना इनकी एक समान होती है और इनका शरीर जो है खंडयुक्त होता है और इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी रक्त जो है वह वाहिनियों में नहीं बहता, वह देह गुहा में इकट्ठा खुले रूप में पाया जाता है और इनकी देह गुहा जो है वह रक्त से भरी हुई होती है और इनमें पैर जो है वो जुड़े हुए पाए जाते हैं। जैसे झींगा, तितली है, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े इत्यादि, ये सब आर्थ्रोपोडा वर्ग में आते हैं। अगला है मोलस्का। तो इनमें भी पार्श्व सममित पाई जाती है और इनमें देह गुहा बहुत कम होती है और शरीर में थोड़ा विखंडन यानी कहीं कहीं इनमें शरीर जो है वो खंडों में विभक्त इनमें पाया जाता है और इनमें खुला संवहनी तंत्र पाया जाता है जैसे घोंघा है, सीप है इत्यादि। अगला आता है बच्चों इकाइनोडर मेटा। इकाइनोडर मेटा तो इसका मतलब है कि यह इन जंतुओं की त्वचा जो है कांटों से वो ढकी हुई रहती है और ये मुक्त जीवी यानी खुले तैरने वाले समुद्र में पाए जाते हैं और समुद्र में इधर से उधर ही घूमते रहते हैं। यानी ये किसी चट्टान से या अचलों से पत्थर से चिपके नहीं रहते हैं, ठीक है, यानी चलायमान होते हैं। और इनका शरीर जो है त्रिकोणिक यानी आगे से थोड़ा सा नुकीला होता है और इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो कि इन्हें चलने में सहायक होता है और इनके शरीर पर कांटे पाए जाते हैं, ठीक है। नुकीले कांटों जैसी संरचना इनके शरीर पर पाई जाती है। अगला आता है बच्चों अगला प्रोटोकार्डेटा। तो प्रोटोकार्डेटा का मतलब होता है कि इनके शरीर की संरचनाओं में कुछ अन्य संरचनाएं छड़ की तरह की लंबी नोटोकार्ड इनमें पाई जाती है, ठीक है, जो कि इनके पृष्ठभाग पर पाई जाती है और यह है पेशियों, हाँ, इनमें पृष्ठभाग पर नोटोकार्ड पाई जाती है न छड़ के समान लंबी संरचना जो कि उसकी कैल्शियम की बनी हुई होती है। तो ये संरचना इसमें सख्त संरचना पाई जाती है। तो प्रोटोकार्ड का मतलब होता है कि मतलब सख्त संरचना वाले या कैल्शियम की हड्डियों वाली संरचना
लेकिन इनकी हड्डियाँ जो है ज़्यादा मजबूत या सख्त नहीं होती हैं, ठीक है। तो इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ये समुद्री जंतु हैं, जैसे हार्डमेन है, कैम्फियोसेस इत्यादि हैं। अगला आता है बच्चों वर्टिब्रेटा या कशेरुकी, या जिसको कार्डेटा भी बोला जाता है। वर्टिब्रेटा, कशेरुकी या कार्डेटा। तो इनमें वास्तविक मेरुदंड यानी अंतःकंकाल इनमें पाया जाता है, यानी हड्डियों को बना हुआ विकसित ढांचा पाया जाता है। और इनमें पेशियों का वितरण अलग अलग होता है, यानी इनके शरीर में पेशियाँ भी यानी मसल्स भी पाई जाती है। और इनकी मसल्स जो है वो कंकाल से जुड़ी हुई होती है, जो कि इन्हें चलने में सहायता करती है। तो इस वर्ग में जो इस जगत में जो वर्ग आते हैं, ठीक है, ये जगत वर्टिब्रेटा। तो इस जगत में जो वर्ग आते हैं वो है, पहला है मत्स्य। मत्स्य यानी मछली। तो ये समुद्र में, मीठे जल में दोनों जगह पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर सल्क होते हैं या प्लेटें होती हैं, और इनकी जो मांसल पूंछ होती है उससे पानी में आगे तैरती हैं। इनका शरीर धारा रेखी यानी नाव की तरह आगे से नुकीला होता है, तो पानी को काट कर ये आसानी से आगे बढ़ती है। और इनमें श्वसन क्रिया के लिए इनमें क्लोम पाए जाते हैं, जो कि जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे ट्यूना मछली है, रोहू मछली है, और भी अन्य मछलियाँ हैं, डॉगफिश है, ठीक है, ये इसमें पाई जाती है मत्स्य वर्ग के अंतर्गत। अगला आता है जल स्थल चर। तो जल में भी रहने वाले और ज़मीन पर भी रहने वाले। तो इनमें सल्क नहीं पाई जाती। इनकी संरचना मछलियों से अलग होती है। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियाँ यानी चिकनी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और इनके हृदय 3 भागों में बटा हुआ होता है। हृदय 3 भागों में बटा इनका होता है। और इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। इनमें किडनी पाई जाती है, मूत्र के उत्सर्जन के लिए किडनी इनमें पाई जाती हैं। ये सभी जंतु अंडे देते हैं और ज़मीन पे और जल में दोनों जगह पाए जाते हैं, जैसे मेंढक है, टोड है इत्यादि। अगला आता है बच्चों सरीसृप। सरीसृप यानी रेंगने वाले। तो ये असमतापी जंतु कहलाते हैं और इनका शरीर सल्कों से ढका होता है, और इनमें श्वसन जो है वह फेफड़ों के द्वारा होता है। और इनका हृदय भी 3 कक्ष वाला होता है, लेकिन जो मगरमच्छ करता है वह 4 कक्ष वाला होता है। इनमें किडनी पाई जाती है और ये अंडे देने वाले प्राणी या जीव कहलाते हैं, ठीक है। और हाँ, ये अंडे देने वाले जीव कहला, जैसे उदाहरण में आप देख सकते हो, इतने सारे उदाहरण बने हुए हैं इसके। सरीसृप यानी रहने वाले, ठीक है। तो उसमें जैसे छिपकली भी बनी है, घरेलू छिपकली है, उड़ने वाली छिपकली है, या किंग कोबरा जो सांप होता है वो भी इसमें बना हुआ है, ठीक है, या जो कछुआ है। तो ये सब जीव इसमें सरीसृप में आते हैं। अगला आता है बच्चों पक्षी। पक्षी यानी हवा में उड़ने वाले। तो इनके हृदय में 4 कक्ष होता है और 2 जोड़ी पैर होते हैं, और इनमें आगे वाले 2 पैर जो हैं पंखों में बदल जाते हैं। इनका शरीर परों से ढका रहता है। इनमें श्वसन क्रिया जो है वह फेफड़ों द्वारा होती है। और पक्षियों की हड्डियाँ जो है मजबूत और ठोस नहीं होती, ज़्यादा कम वजन की होती हैं, तभी वो हवा में आसानी से उड़ सकते हैं, ठीक है। अगला आता है स्तनपायी। स्तनपायी, ठीक है। तो इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। ये समतापी जीव कहलाते हैं और इन नवजात शिशुओं के लिए इनमें ये शिशु को जन्म देते हैं। और इनकी त्वचा पर बाल होते हैं, पसीने की ग्रंथियाँ और तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और इस वर्ग के सभी जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं। हालांकि कुछ जंतु जो है अंडे भी देते हैं, जैसे कीटना है, प्लेटिपस है। तो ये जंतु से अंडे देते हैं, बाकी सभी इसके अंतर्गत आने वाले सभी जीव शिशुओं को जन्म देते हैं। और जो कंगारू होता है, तो कंगारू में शिशु अविकसित रहता है ना, पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। तो कंगारू की जो थैली होती है उसको मार्सुपियम बोलते हैं। तो उस थैली में कंगारू अपने शिशु को तक रखे रहता है कि जब तक उसका पूरा विकास, एक पूरी तरह से जब तक उसका विकास नहीं हो जाता तब तक कि वो अपने इसमें रखे रहता है। तो बच्चों, हमने जीवों में विविधता के अंतर्गत हमने सभी जीवों अध्ययन हमने इसमें किया। अब हम देख रहे हैं नाम पद्धति, ठीक है, यानी नाम की पद्धति। तो जीवों को वर्गीकरण
का जो होता है तो उसके लिए सबको नाम की आवश्यकता पड़ती है। यानी समस्त विश्व में इसको अंतर्राष्ट्रीय नाम पद्धति, इंटरनेशनल नेम मेथड इसको कहा जाता है। तो जैसे कि सभी को भिन्न भिन्न भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम रहते हैं, लेकिन भी इंटरनेशनल नाम रहता है जो कि सारे विश्व में उसी नाम से, उस वैज्ञानिक पद्धति भी कहा जाता है और पूरे संसार में, पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाता है। ठीक है। वो नाम पद्धति के लिए सबसे पहले केरोलस लिनियस ने 18वीं शताब्दी में नामकरण पद्धति की शुरुआत की थी। तो इसमें समानता और असमानता के आधार पर जीवों के नाम पद्धति का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि जीनस का नाम जो है, जाति का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होता है और प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होता है। ठीक है। और छपे हुए नाम जो है वो इटैलिक भाषा में लिखे जाते हैं, और जब हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीसीज दोनों को अलग अलग रेखांकित तो कर दिया जाता है। तो बच्चों, इसमें जो हमने अध्ययन किया उसमें समस्त प्राणियों को जो है दो भागों में, कोशिकीय स्तर की संरचना वाले प्राणी या जीव, या उत्तक स्तर की, तो कोशिकीय स्तर की यानी कोशिका वाले, वो है पोरीफेरा, महीन छिद्र वाले जीव है। और दूसरा है उत्तक स्तर की संरचना पाई जाती है, उत्तक है ना बहुत सी कोशिकाओं, बहुकोशिकीय जीव। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। जो बाह्य त्वचा, जिन पर जठर त्वचा के बीच में कोई देखभाल नहीं होती, यानी जिनके शरीर में कोई देखभाल नहीं होती है। और दूसरा जिनमें आभासी देखभाल होती है, जैसे मेटोडा। और तीसरे वे जीव आते हैं जिनमें विकसित देहगुहा या सीलोम पाई जाती है, यानी बाह्य त्वचा और बीच मध्य त्वचा, त्वचा के बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है जिसमें रक्त भरा रहता है, उसको देहगुहा बोला जाता है। तो जिन जीवों में देहगुहा पाई जाती है उसमें एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा वर्ग आते हैं, जिनमें एक देहगुहा जो मतलब एक थैली में देहगुहा जो रहती है, एक थैली के रूप में, उनमें एकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा आदि जीव आते हैं। तो जो कार्डेटा यानी जो मजबूत अंतः कंकाल वाले जीव हैं, उनको पुनः 2 भागों में बांटा गया है, प्रोटोकार्डेटा और दूसरा है कशेरुकी। तो प्रोटोकार्डेटा यानी जिनका अंतः कंकाल अधिक मजबूत नहीं होता, ठीक है, या पूरी तरह से विकसित नहीं होता। और दूसरा है कशेरुकी। कशेरुकी यानी जिनका अंतः कंकाल पूरी तरह से विकसित होता है, उसे कशेरुकी कहता है। तो कशेरुकी जो होते हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। मत्स्य यानी सभी प्रकार की मछलियाँ, जल स्थलचर यानी जल में भी रहने वाले और जमीन पर भी रहने वाले। दूसरा है सरीसृप यानी जमीन पर रेंगने वाले, ठीक है। और चौथा है पक्षी, जो कि हवा में उड़ते हैं, जिनकी हड्डियाँ जो है ज़्यादा वजनदार नहीं होती, इनका शरीर हल्का होता है। और अगला आता है स्तनपायी। तो स्तनपायी की क्या पहचान है? इनके शरीर पर बाल और श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तिल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। श्वेत यानी पसीना, पसीने की ग्रंथि और तिल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं त्वचा पर, और बाह्य त्वचा पर इनके बाल पाए जाते हैं। और इस वर्ग के जितने भी जीव हैं सभी शिशुओं को जन्म देते हैं, शिशुओं के लिए ये जीव जन्म देते हैं, ठीक है। और कंगारू जो है वो अविकसित जीव के, यानी पूरी तरह से विकसित जीव नहीं होता है, तो उसके पेट में जो मार्सुपियम नामक थैली होती है उसमें यह जीव अपने शिशुओं को रखे रहता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से अभी हमने अध्ययन किया, वो था जीवों में विविधता। अब अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है गति, ठीक है। तो गति के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि अध्याय 8 पढ़ेंगे गति। तो गति के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि गति का मतलब होता है कि हम सभी मनुष्य जो गति करते हैं या हम एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जो गमन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम रास्ते में चलते हुए हम ऐसी वस्तुओं को, बहुत सी वस्तुओं को देखते हैं कि कुछ तो हमें विराम अवस्था में दिखती हैं और कुछ गति अवस्था में, जैसे कि पक्षी हमें उड़ते दिखते हैं, मछलियाँ तैरती दिखती हैं। अब हमारे शरीर के अंदर भी ऐसी बहुत सी गतियाँ हैं, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि रक्त का प्रवाह लगातार होता रहता है राहों और धमनियों में, और हमारे शरीर पाचन लगातार चलती रहती है, या श्वसन क्रिया भी लगातार चलती रहती है।
तो ऐसी गतियाँ कुछ दिखती हैं, कुछ दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। जैसे कि मोटर गाड़ियाँ चलती जाती हैं, परमाणु हैं, अणु हैं, ग्रह, तारे, आकाश गंगाएँ, ये सभी गति करते रहते हैं। लेकिन कुछ गतियों को हम यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हमारी पृथ्वी भी गति कर रही है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ को हम अपने प्रत्यक्षतः नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इनको अप्रत्यक्ष साक्ष्य अप्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। जैसे हवा की गति है, तो हवा भी लगातार गति करती रहती है, ठीक है। उसकी गति को हम कब देखते हैं? जब हवा तेज होती है या धूल कण उड़ते हैं, पेड़ों की शाखाएं पत्तियां हिलने डुलने लगती हैं, ठीक है। और जैसे सूर्योदय है या सूर्यास्त है, उस समय मौसम परिवर्तन की में जो घटनाएं होती हैं, तो वो भी समय की गति के कारण होती हैं। तो पृथ्वी गति कर रही है, पृथ्वी के साथ समय भी बदलता है, दिन से रात होता है, रात से दिन होती है। तो इस तरह से गति का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है बच्चों। अब जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु तो गतिशील होती है, लेकिन वही वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए कैसी हो जाती है? स्थिर मानी जाती है। यानी कि मान लो जैसे कि हम किसी बस में यात्रा कर रहे हैं, तो बस में यात्रा करते सभी यात्री एक दूसरे को देखेंगे तो वहीं के वहीं बैठा पाएंगे, जबकि सभी गति कर रहे हैं। लेकिन बस के बाहर जो खड़े व्यक्ति हैं या किसी रास्ते पर जो व्यक्ति खड़ा है, वो चलती हुई बस को देखेगा, तो उसके लिए तो बस में बैठे सभी व्यक्ति गति करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बस में जब हम एक दूसरे साथी को अपने देखते हैं, तो हमको वही बैठा अपने पास में दिखाई देता है, तो हमको वो गति महसूस नहीं होती। लेकिन रास्ते में व्यक्ति खड़ा है, उसको सड़क के किनारे जो व्यक्ति खड़ा है, तो उसको बस की गति के साथ यात्रियों की गति भी दिखाई देती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी गतियाँ हैं जो जटिल होती हैं, और कुछ गतियाँ ऐसी हैं जो सीधी या सरल रेखा में होती हैं, जिनको सरल गति माना जाता है। जो सीधी या सरल रेखा में होती गतियाँ, उनको सरल गति माना जाता है। और कुछ घुमावदार या वक्रीय गतियाँ होती हैं, तो उनको जटिल गतियाँ माना जाता है, ठीक है। कुछ वस्तुएं अपने स्थान पर घूर्णन करती हैं, घूमती, कुछ वस्तुएं कंपन करती हैं। तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि जबकि घूमना और कंपन करना दोनों एक साथ होता है। तो बच्चों, ये सब गतियां हैं, तो गतियों का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे, ठीक है। जैसे पहला है सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय यानी जब कोई वाहन या हम किसी एक सीधी रेखा में गति करते हैं, ठीक है, तो उसे सरल रेखीय गति कहा जाता है। जैसे कि सीधे रास्ते पर चलती हुई साइकिल या बस की या कार की गति, या पटरियों पर चलती हुई ट्रेन की गति, ठीक है। तो पटरियाँ भी सीधी लाइन से होती हैं, तो उसको सीधी रेखा सरल रेखा की गति उसको माना जाता है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आती है एक समान और असमान गति। यानी समान समय में समान दूरी तय की जाए तो उसको एक समान कहा जाता है, और असमान समय में असमान दूरी तय की जाए तो उसको असमान गति बोला जाता है, ठीक है बच्चों।